जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज फिर हम एक बार मिल रहे हैं बायोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यूज को डिस्कस किया था और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं ब्रीफ में कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था। तो रिकैप में ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। हमने एनिमल टिश्यूज कवर किया। एनिमल टिश्यूज में हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की, जैसे कि एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। इन चारों ही टिश्यू के फीचर्स जाने हमने, उनके फंक्शंस एंड रोल्स कि ह्यूमन बॉडी में उनका फंक्शन और रोल क्या है, उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप आपको लास्ट लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप अपने डाउट्स रेडी रखिएगा, हम लोग डाउट सेशन में क्लियर करेंगे उन्हें। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और हमारा नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स को हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए जानते हैं पार्ट 1 में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, देन फूड वेब, आई एम सॉरी, then difference between the living and the non-living organisms, then classification, then fifth है binomial nomenclature, and then types of classification। तो चलिए जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इससे पहले कि उसकी डेफिनेशन पढ़ें, पहले उस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा है बायो, और बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस। जब हम बोलते हैं कि वो चीज या फिर वो जगह बहुत डाइवर्स है, तो मतलब उसके पास बहुत वेरिएशंस हैं। आप अपने एनवायरनमेंट में नोट करेंगे, अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप सुपरफिशियली भी नोट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत वेरिएशंस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, काउ, बफलो, डियर, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, इतनी सारी वेरिएशंस हैं। और फिर अभी तो हमने एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि समुद्री जीवों की बात की ही नहीं है, उसके अंदर भी कितनी सारी वेरिएशंस है। और फिर प्लांट्स, नीम का पेड़ अलग दिखता है तो आम का अलग, पीपल का पेड़ अलग है तो अमरूद का अलग, कोई भी एक जैसा नहीं है। एम आई राइट? वेरिएशंस है, बहुत सारी वेरिएशंस, अनगिनत वेरिएशंस। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी सारी वेरिएशंस हैं। तो चलिए अब टर्म डिफाइन करते हैं। इट इज अ वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम्स दे लिव इन। हम यहाँ पे सिर्फ लाइफ की वैरायटी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके इकोसिस्टम की भी वैरायटी की बात कर रहे हैं। एक जानवर या फिर एक एनिमल पानी में रहना चाहता है, तो एक हवा में, तो एक अर्थ पे टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे रहता है। इतनी सारी वेरिएशंस हैं, है ना? तो ठीक वैसे ही उन्होंने बोला कि सिर्फ वेरिएशंस लाइफ फॉर्म्स की नहीं है, उनके इकोसिस्टम्स की भी है। वो कहाँ पे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका शेल्टर कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, ये सब भी डिफाइन करता है बायोडाइवर्सिटी को। Then the second point is it is measured on the various levels. For example, genetic variability. Genetic variability यानी कि उनका जेनेटिक कंटेंट कैसा है, उनका डीएनए उनको कैसा डिफाइन करता है। Then the species diversity. स्पीशीज कैसी हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं। Then ecosystem diversity. इकोसिस्टम, वो रहते कैसे एनवायरनमेंट में हैं। एंड देन फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एंसेस्ट्रल, उनके पूर्वज कैसे हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एंसेस्ट्रल डाइवर्सिटी, एंसेस्ट्रल का मतलब उनके पूर्वज कैसे हैं। इन सब के बेसिस पे हम लोग डाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फूड वेब। आप सबने बचपन में पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो जानते हैं कि फूड चेन क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक प्लांट दिख रहा है, और जैसे कि हम सब जानते हैं जो डियर होता है वो हर्बीवोर होता है। हर्बीवोर का मतलब क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल। हर्बीवोर इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल। डियर ने प्लांट को खाया और डियर को वॉल्फ ने, क्योंकि ये कार्निवोर है। और वॉल्फ को डीकंपोजर्स ने।
डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्व एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, यानी कि उसको मिट्टी में कौन मिलाएगा? उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और उसको मिट्टी में बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल, उसको मिट्टी में कौन मिलाएगा? डिकम्पोजर्स। और ये डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डिकम्पोजर्स ने वॉल्व को मिट्टी में मिलाया, यानी कि उसकी बॉडी को बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल से कन्वर्ट कर दिया सॉइल में, एंड उस सॉइल में जो वॉल्व को डिकम्पोजर्स ने कन्वर्ट किया तो वो यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स। उसी मिट्टी के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। गॉट माई पॉइंट? ये है हमारी फूड चेन, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये सब। पहले प्लांट आया, प्लांट को डियर ने खाया और डियर को वॉल्व ने, और वॉल्व के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डेथ हुई तो उसके ऊपर फीड ऑन किया डिकम्पोजर्स ने, एंड देन डिकम्पोजर्स ने वो सॉइल जो फर्टिलाइजिंग सॉइल बना दी जिसके अंदर वो डिकम्पोज किया था वॉल्व को, तो उस सॉइल को यूज किया प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये थी फूड चेन। देन हेयर वी हैव अ फूड वेब। जब ऐसे ही बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं वो बनाती हैं फूड वेब। फूड वेब में क्या है? ये एक प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, बट इस ग्रास हॉपर को खाया एक बर्ड ने। ठीक है, इस प्लांट को ये बर्ड भी खा रहा है, तो बर्ड एक टाइम पे दो चीज खा सकता है, ग्रास हॉपर भी और प्लांट भी। पर इस बर्ड को कौन खा रहा है? ईगल। गॉट माई पॉइंट? और इस ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? स्क्वेरल। ग्रास हॉपर को बर्ड भी खा रहा है और ग्रास हॉपर को स्क्वेरल भी खा रही है, और इस बर्ड को फॉक्स भी खा रही है, और फॉक्स इस स्क्वेरल को भी खा रही है। तो जब ये डिफरेंट फूड चेन्स इंटरकनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तब बनता है फूड वेब। ठीक है, तो ये था हमारा फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट। तो चलिए जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे हाथ में स्टाइलस है, ये स्लाइड चेंजर है, ये स्क्रीन है, मैं लिविंग और ये नॉन लिविंग क्रिएचर है। आप इसके बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि मैं लिविंग हूँ और ये नॉन लिविंग है? आपके सामने एक स्क्रीन है, आपके हाथ में पेन है, आपके बीच में और पेन के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा कि आप लिविंग क्रिएचर हैं और पेन नॉन लिविंग है? चलिए जानते हैं उसके बारे में। पहला पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करेगा। आपने टिश्यूज वाले लेक्चर में पढ़ा होगा कि सेल डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं, यानी कि रिप्लेनिशमेंट होती है, टिश्यूज रिपेयर होते हैं। तो दिस इज व्हाट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आपका जन्म हुआ था तो आप बहुत छोटे से थे, बट धीरे धीरे जैसे आपकी एज इंक्रीज हुई, आपकी हाइट बढ़ी, आपके हाथों और पैरों का साइज बड़ा हुआ, तो आपके अंदर ग्रोथ हुई है, आपके अंदर डेवलपमेंट हुई है। पर ये पेन या फिर स्टाइलस जिस साइज का है इसी साइज का रहेगा, इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, तो ये ग्रोथ नहीं शो करता। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं। सेकेंड इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? मेटाबॉलिज्म में आता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल और कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और एनामॉलिज्म में क्या होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म द बिगर मॉलिक्यूल्स। ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपके अंदर अगर हो रही हैं तो आप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जो फूड इनटेक करते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी अगर बन पा रही है यानी कि एटीपी सिंथेसाइज अगर हो पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। और अगर आपके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो आप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे ही नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। क्या इसने फूड इनटेक किया? नो। इसके अंदर कोई एटीपी सिंथेसाइज हुई? नहीं, तो ये है नॉन लिविंग। द थर्ड पॉइंट इज एक्सक्रीशन। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर ही एक्सक्रीटरी सिस्टम देख सकते हैं। आप
आपके अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर किडनीज का रोल इन्वॉल्व है, जो कि आपका ब्लड प्योरीफाई करती है। तो आपके अंदर एक एक्सक्रीशन का सिस्टम है, तो आप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज लाइफ स्पैन। आपके पास एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, एवरेज लगा के चलें तो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन 70 to 75 ईयर्स ऑफ एज है आज के टाइम में। तो ये आपका एवरेज लाइफ स्पैन है, इतने साल की उम्र तक आप जी सकते हैं। अप्रॉक्स लगा रहे हैं, जीने को आप 100 साल भी जी सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है ना कौन कितनी उम्र तक जिएगा, बट दिस इज एन एवरेज आइडिया। तो लाइफ स्पैन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर लाइफ स्पैन, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, पर्टिकुलर ईयर्स डिसाइडेड होंगे जब तक आप जी सकते हैं। बट नॉन लिविंग में ऐसा नहीं है, इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं है। गॉट माई पॉइंट? देन वी हैव रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल। जैसे प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही ह्यूमंस जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोडक्शन का मतलब कि वो एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, एक बेबी का क्रिएशन होता है, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। सो ऑफस्प्रिंग अगर बन रहा है, अगर रिप्रोडक्शन हो रही है, एक नया जीवन इस धरती पे आ रहा है, इफ अ बेबी इज बोर्न then reproduction is there, then that creature is a living creature. Then adaptability. Adaptability का मतलब क्या है? Environment में हम अपने आप को adjust करने की कोशिश करते हैं, adaptation show करते हैं। इसका सबसे बेसिक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैमोफ्लाज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैमोफ्लाज गिरगिट सबने देखा होगा, गिरगिट रंग बदलता है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। जैसा कलर एनवायरनमेंट में होता है उसके आसपास, जैसी सराउंडिंग्स में कलर होता है वो वैसे ही कलर ले लेता है। सो दिस इज कैमोफ्लाज, यानी कि अडेप्टेशन। वो लिविंग क्रिएचर है तभी वो अडेप्टेबिलिटी शो कर पा रहा है, तभी वो अपना कलर चेंज कर पा रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया अडेप्टेबिलिटी का। देन वी हैव न्यूट्रिशन। यू इनटेक योर फूड, आप खाना खाते हैं, फिर आपकी बॉडी में एक पूरा प्रोसेस होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन। आपने फूड खाया और फिर उससे एनर्जी बनी। सो दिस इज व्हाट न्यूट्रिशन। अब वो डिपेंड करता है कि आप फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं या फिर आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है आपका। फोटोट्रॉफ का मतलब क्या है कि आप अपना खाना खुद बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फोटो, मैं यहाँ डिफाइन करती हूँ टर्म को। मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कि नहीं। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के अंदर है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि आप अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं तो वो बन जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। और ये बहुत कॉमन है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस होती है। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम लोग कौन है? हेटेरोट्रॉफ्स। हमें खाना लेना पड़ता है, चाहे हम प्लांट से लें चाहे हम एनिमल से लें, तो वी आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। देन देयर इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यू कैन शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आप मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को, आप अपने लिम्स को यूज कर सकते हैं वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, आप लोकोमोशन शो करते हैं। देन यू आर अ लिविंग क्रिएचर। नॉन लिविंग शो नहीं कर सकता। एक ब्रिक है, अगर एक ईंट रखी हुई है तो वो अपने आप चल के तो नहीं जाएगी ना कहीं पे, उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी। अगर मैं एक ईंट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रही हूँ तो मैंने कुछ फोर्स यूज की, कुछ प्रेशर यूज किया, या फिर कुछ एक मैकेनिकल फोर्स यूज की, तब जाके वो एक जगह से दूसरी जगह गई है। खुद उसके पास कोई ऐसा फीचर नहीं है जिससे वो मूव कर सके। तो मेरे और ब्रिक के बीच का डिफरेंस क्रिएट हो गया मूवमेंट एंड लोकोमोशन से, क्योंकि मैं खुद मूव कर पा रही हूँ बट ईंट नहीं अपने आप मूव कर सकती। गॉट माई पॉइंट? देन देयर इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या आता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा क्लीन करते हैं इसको, रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन में आता है इनटेक ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, एंड एक्सलेशन। एक्सलेशन का मतलब बाहर निकालना। O2 यानी कि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं तो O2 अंदर लेते हैं,
और जब सांस छोड़ते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक्सलेशन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, उस एनर्जी बनने का एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। जो भी खाना हम खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और वो ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें O2 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तभी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ATP। उस एनर्जी से ही हम लोग सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या हम उस एनर्जी के कारण ही कर पाते हैं, क्योंकि हमने खाना खाया और खाना खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आई, सो ATP सिंथेसिस हुई। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन का रोल। देन इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी यानी कि आपको एलर्जी भी तो हो सकती है, कुछ एलर्जिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं एनवायरनमेंट में जिसके कांटेक्ट में आप आए, आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आई, तो आपको कुछ एलर्जी हो जाएगी, कुछ रिएक्शन शो होंगे आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन कुछ ऐसा रिएक्शन शो करेगी जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको एलर्जी हुई है। सो दिस इज इरिटेबिलिटी, दैट आप स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्टिमुलस आपको कुछ, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लीजिए कि आपको कोई कांटा लग गया, कांटा चुभा तो आपका हाथ पीछे जाएगा, सो दिस इज अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। आपको कांटा लगा तो आपने उसमें रिएक्शन शो किया है, स्टिमुलस को रिएक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इरिटेबिलिटी हो गया। सो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। तो ऐसे आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं, हमने जब डिफरेंस जान लिया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, अब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करते हैं लिविंग बींग्स के। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लास्ट क्लास में भी एक बात आई थी कि प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पे आया था इट इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म को टर्म तो वैसे डिफाइन, ये टर्म जो दी है ये पुरकिंजे ने दी है, बट प्रोटोप्लाज्म को बोला गया था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सली। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब सारी ATP एनर्जी सिंथेसिस सारी कहाँ पे होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर ये नहीं होगा तो फिर एनर्जी सिंथेसाइज नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो कोई एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते हम। ठीक है, देन द सेकंड इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या आता है, हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर में आया था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सॉरी प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है बेसिकली। और सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनेलीज होती है। तो सेल स्ट्रक्चर में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, यानी कि हम उनको दो अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, दो अलग टाइप्स में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट्स है। देन देयर इज न्यूट्रिशन। अभी पढ़ा हमने न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में आता है कि वो ऑटोट्रॉफ हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रो मतलब उनको खाना लेना पड़ता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या तो हम प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल से लेंगे, तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में वही आ गया कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। जो भी खाना हमने खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करा है हमारी बॉडी ने, एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म बनी विच इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने जाना था ATP क्या होती है, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देन वी हैव रेस्पिरेशन, वी जस्ट स्टडीड द रेस्पिरेशन, कि CO2 को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना ही रेस्पिरेशन होता है। देन मूवमेंट, वी कैन शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, सो वी आर लिविंग बींग्स। देन ग्रोथ, हमारे अंदर सेल डिवीजन हो रही है, सेल साइज में भी इंक्रीज करता है, नंबर्स में भी इंक्रीज करता है, तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है।
देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आ जाती हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ, ठीक है। देन वी हैव सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी आप अभी पढ़ के आए ना, कैमोफ्लेज वाला एग्जांपल। सेंसिटिविटी लाइक आप स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एलर्जेंस, कोई भी एलर्जिक सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी उनके लिए रिएक्ट करती है, जैसे कि आपको स्नीजिंग, छींक आना, ये भी एक सेंसिटिविटी का ही एग्जांपल है। छींक आना, डस्ट चली गई आपको, आपने हवा में डस्ट थी बहुत ज्यादा और आपने इनहेल किया जब, तो आपको उसके बाद छींक आई क्योंकि डस्ट आपके नाक में चली गई, तो दैट इज सेंसिटिविटी। देन एक्सक्रीशन, हमारे अंदर पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा और हम लोग वेस्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं हम लोग उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल क्या बोलता है, लाइफ साइकिल क्या डिफाइन करता है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद जब उसकी शादी होती है, देन ही और शी विल रिप्रोड्यूस। जब एक एग और एक स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगोट बनता है, जायगोट से क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एक ह्यूमन चाइल्ड, तो रिप्रोडक्शन हुई, रिप्रोड्यूस हुआ, देन डेथ, अल्टीमेटली डेथ होनी है, अल्टीमेटली मृत्यु होनी है। बर्थ, रिप्रोड्यूस एंड डेथ, अल्टीमेटली मृत्यु होनी है, तो ये है लाइफ साइकिल। हमारा लाइफ साइकिल है, अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु होगी ही होगी, सो दिस इज लाइफ साइकिल। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स के, गॉट इट। नेक्स्ट में आता है क्लासिफिकेशन। हमने ये जाना कि बहुत सारी वेरिएशंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जब इतने डिफरेंट टाइप के हैं तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा ना। आप कैसे जानेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो बिल्ली है ये गाय से अलग दिखती है, यानी कि कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ काउ। इसको जानने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे जिसमें आप दोनों को अलग साबित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बिल्ली है जो गाय से अलग दिखती है, कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग और कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ काउ, या फिर ये नीम का पेड़ आम के पेड़ से अलग है। तो ठीक है, इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ टर्म्स हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। It is a process of arranging organisms, both living and extinct, into groups based on similar characteristics. कुछ organisms को हमने define किया, उनको arrange किया basically ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो लिविंग हो चाहे एक्सटिंक्ट हो चुके हों, चाहे अभी नहीं हो इस धरती पे, हमें दिख ना रहे हों, वो कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमने उनको सिमिलर कैरेक्टर्स पे डिफाइन कर दिया। मतलब एक जैसे दिखने वाले, अगर हमारे पास 2 आम के पेड़ हैं, मैंगो ट्रीज हैं 2, तो हमने देखा कि एक जैसा पत्ता है इनका, एक जैसा फल है, एक जैसी ट्रंक है, एक जैसी ब्रांचेस हैं, और भी कुछ फीचर्स चेक करने की कोशिश की, सब कुछ एक जैसा है, तो हमने दोनों को ये इस कैटेगरी में डाल दिया कि ये दोनों हैं मैंगो ट्री। पर जब हमने मैंगो ट्री को पीपल के पेड़ से कंपैरिजन करने की कोशिश की तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, दोनों अलग अलग दिख रहे थे, उनके पत्ते अलग दिखे, उनकी ट्रंक अलग दिखी, उनके अंदर फल कैसा है वो अलग दिखा। तो फिर हमने उन दोनों को अलग वैरायटी में रख दिया, एक को बोला कि वो पीपल है और एक आम का पेड़ है, ठीक है। देन द सेकंड पॉइंट इज द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया ना कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन करेंगे, एक जैसे दिखने वालों को एक ग्रुप में रखेंगे, तो फिर उसके बाद ये भी बात आई कि भाई इनको कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा। आप बिल्ली को बिल्ली बोल पाए हैं क्योंकि हमने उसको कुछ नाम दिया, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा कि ये सारी एक जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैट्स हैं, ये सारे एक जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डॉग्स हैं। तो हमने उनको कुछ नाम दिया कि ऐसे दिखने वाले को हम कैट कहेंगे, ऐसे दिखने वाले को डॉग कहेंगे, और ये भाई ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस कैट्स और डॉग्स के बीच में एक जैसा अंतर तो नहीं कर, हम ये तो नहीं कहते ये एक जैसे दिख रहे हैं, हम लोग ऐसा जानते हैं कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हमने कुछ फीचर्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग हुई, तो उस नेमिंग को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। नाम देना उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो चलिए जानते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है। देन वी हैव बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2,
नॉमियल मतलब नेम। कोई भी ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में हमने दो नाम दिए उसको, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे, और तब हमने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया। जैसे कि मेरा नाम है कामना वत्स, तो ये मेरा फर्स्ट नेम है और ये है मेरा लास्ट नेम। दिस इज माय फर्स्ट नेम, दिस इज माय लास्ट नेम। ठीक वैसे ही बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने ऐसे ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके नाम दिया है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है नाम। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। उससे पहले जानते हैं कि ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसने दिया। ये दिया है कैरलस लिनायस ने। ये क्वेश्चन आता है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है। कैरलस लिनायस ने। और कैरलस लिनायस ने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में अपनी बुक स्पीशीज प्लांटरम में लिखा था। एज इट इज बुक का नाम आ जाता है बहुत बार पेपर में, तो आपको ये बुक का नाम याद रखना है, स्पीशीज प्लांटरम, ठीक है। साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। तो चलिए जानते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे एक टर्म आती है साइंटिफिक नेम। अभी मैंने आपको बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। और ये साइंटिफिक नेम जो है दिस हैज टू पार्ट्स। वन इज जेनरिक नेम या फिर जीनस एंड द अदर वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जैसे आपका नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। ठीक वैसे ही जब हमने टेक्सोनॉमी करा, यानी कि हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर स्टडी किया और साइंटिफिक नेम दिया हर एक ऑर्गेनिज्म को, तो हमने जाना कि हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट में। तो चलिए जानते हैं कि ये लिखते कैसे हैं। ये जो नाम है साइंटिफिक नेम, इसको लिखा कैसे जाता है। आपको ये तीन पिक्चर्स दिख रही हैं यहाँ पे, उधर से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, बहुत फेमिलियर है ये, हम सबके घरों में मिल जाता है आसानी से, है ना। दिस इज हाउस फ्लाई, मक्खी। अब मक्खी तो आप हिंदी में इसका नाम जानते हैं, हाउस फ्लाई अंग्रेजी में नाम है, पर बायोलॉजी में हाउस फ्लाई नहीं बोलते हैं। जब बायोलॉजी में दो साइंटिस्ट अपने आपस में बात करेंगे ना मक्खी के बारे में, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हाउस फ्लाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस फ्लाई। नो, एक जर्मन से है और एक इंडिया से, तो इंडिया वाले ने मक्खी बोल दिया और जर्मन वाले ने अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोल दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बायोलॉजी में एक कॉमन नाम दिया गया कि अगर दुनिया जहान के साइंटिस्ट जब आपस में आके मिलें और बात करें और रिसर्च करें किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, तो वो एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाए वो ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो चलिए जानते हैं मक्खी को बायोलॉजी में आज से आप क्या बोलेंगे। तो घर में जब भी आपको मक्खी दिखेगी, आपने उसको मक्खी नहीं बोलना है, आपने उसको बोलना है मस्का डोमेस्टिका। यस, इनका नाम है मस्का डोमेस्टिका। आज से ये हाउस फ्लाई नहीं है, यानी कि मक्खी नहीं है, ये है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, जब मैंने मस्का लिखा तो मस्का में एम बड़ा किया है और डोमेस्टिका में डी छोटा, और दोनों को अंडरलाइन किया है सेपरेटली। तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, हमेशा साइंटिफिक नेम एक तो इटैलिक्स में जाता है। साइंटिफिक नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। क्योंकि मैं इटैलिक्स में नहीं लिख पा रही हूं, द फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी इन इटैलिक्स। Second is first name should be in capital letter. First letter of first name in capital letter.
जैसे कि मस्का में एम बड़ा है, तो पहले नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड नेम इन स्मॉल। डोमेस्टिका में मैंने डी बड़ा नहीं लिखा है, छोटा लिखा है, ठीक है, और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। सेपरेटली अंडरलाइन। कोई भी साइंटिफिक हम लोग नेम लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। पहला, ये इटैलिक्स में होना चाहिए नाम। दूसरा, जब आप पहला नाम लिखेंगे उसका लेटर बड़ा होगा, जैसे कि एम वहाँ पे कैप्स में है। देन द सेकेंड लेटर का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो छोटे अक्षरों में होगा, स्मॉल लेटर्स में। और दूसरा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तो ये है साइंटिफिक नेम लिखने के कुछ रूल्स। अब मैंने आपको बताया कि इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। मैंने आपको बताया कि इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम है। ये मस्का और ये डोमेस्टिका। मस्का को हम बोलते हैं जीनस और डोमेस्टिका है स्पेसिफिक एपिथेट। साइंटिफिक नेम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो पहला होता है, पहला ये जो पार्ट होता है नेम का, दिस वन इज जीनस एंड द सेकेंड पार्ट इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो आपको ये याद करना है, जब भी आपको मक्खी दिखेगी आपने मक्खी नहीं बोलना है, ना ही हाउस फ्लाई बोलना है, आपने बोलना है मस्का डोमेस्टिका। आई होप ये याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट भी जानते हैं, ये क्या दिख रहा है, गेहूं, वीट। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, वीट या फिर गेहूं या फिर कनक। पर बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। द थर्ड वन इज वेरी फेमिलियर। आम तो सब खाते हैं, मैंगो तो हर कोई खाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंगो खाएंगे तो ऐसे नहीं बोलना आपको मैंगो खाना है, आप क्या बोलेंगे, मेंजीफेरा इंडिका। गॉट इट, मेंजीफेरा इंडिका। गेहूं की रोटी जब भी खाएंगे तो आपने बोलना आप ट्रिटिकम एस्टाइवम की रोटी खा रहे हैं, याद करने के लिए ट्रिक है ये। और जब भी आम खाएंगे तो आपने बोलना है मेंजीफेरा इंडिका खा रहा हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर हंसेंगे, बट उनको आप ये टिप दे देना, उनको बता देना कि ये नया कुछ सीखा है आपने, तो विल बी फेमस इन अ ग्रुप, ठीक है। सो हियर इज द मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो। वीट को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम, और हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिकम। अब एक सबसे कॉमन, हम ह्यूमंस, ये तो रह गया ह्यूमंस। अपने आप को क्या बोलते हैं भैया बायोलॉजी में, ह्यूमन बींग्स नहीं बोलते, ना ही इंसान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमंस को बोला जाता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है भाई, ह्यूमन, इंसान। इंसानों को बोला जाता है होमोसेपियंस। तो ये थे कुछ साइंटिफिक नेम्स जिनको हमें याद करना है, ठीक है। चलिए, कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना है हमने ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डाल सकते हैं उनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग। पहले जानते हैं कि वो कैटेगरीज क्या है। सबसे पहला आता है किंगडम, देन फाइलम या फिर डिविजन, then class, then order, then family,
then genus, and then species. Kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. इसको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे मैंने याद किया मैं आपको ठीक वैसे ही बताने का कोशिश कर रही हूँ. इसके फर्स्ट लेटर्स याद करने हैं आपने, के पी सी ऑफ गस, के पी सी ऑफ गस. मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, अगर आपको ये आसान लगे तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करें, के पी सी ऑफ गस. के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज. बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, जो डिवीजन होता है ये हम प्लांट्स को जब कैटेगराइज करते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो प्लांट्स के लिए डिवीजन को यूज किया जाता है. और फाइलम इज फॉर द एनिमल्स. ठीक है, फाइलम इज फॉर द एनिमल्स. अब हमने लिख दिया ये केपीसी ऑफ गस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब जब हम ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं इन कैटेगरीज में, तो नीचे से ऊपर अगर देखें तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, और ये सबसे हाईएस्ट. मतलब क्या है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे. किंगडम जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी है. और ये बहुत नैरो कैटेगरी है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही आएंगे. तो जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये सिमिलर कैरेक्टर्स वाली जो बात है कि सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ पे ज्यादा होंगे, तो सिमिलर कैरेक्टर्स आपको सबसे ज्यादा नीचे मिलेंगे, सबसे नीचे. तो जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम होने लग जाएंगे. ठीक है, तो ये था हमारा कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशन. नीचे लोएस्ट, ऊपर हाईएस्ट. ऊपर वाली कैटेगरी सबसे बड़ी है क्योंकि उसके अंदर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडर रेंज है, और यहाँ पे बहुत नैरो रेंज है. सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे, और जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे. Then we have one such category is known as taxon. मैंने अभी आपको बोला केपीसी ऑफ गस, ये हर एक कैटेगरी जो मैंने आपको बोला, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस हर एक लेवल को, कैटेगराइजेशन के हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन. ठीक है. Then Linnaeus introduced this hierarchical system or series of classification. तो जो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है कि हमने डिफरेंट टेक्सॉन्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की कोशिश की, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लिनायस ने. ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको याद रखना है. देन वी हैव टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अब जब हमने क्लासिफिकेशन जान लिया कि उसके लिए डिफरेंट टेक्सॉन्स डिसाइड किए गए, साइंटिफिक नेमिंग के बारे में पढ़ लिया, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने ना कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाले. किसी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला, किसी ने 4 निकाला, किसी ने 5 निकाला. तो हम कुछ क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स को पढ़ते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कैसा क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला था. सबसे पहला आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये दिया था कैरोलस लिनायस ने 1758 में. और दुनिया जहान में हमारी धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने. पहला था प्लांटी और एनिमेलिया. इन्होंने बस 2 ही कैटेगरी बनाई, प्लांटी और एनिमेलिया. तो जब ऐसी बात आई प्लांटी और एनिमेलिया की, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम प्लांटी में भी नहीं रख पा रहे थे, ना ही एनिमेलिया में. तो एक डिबेटेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गई. और साइंटिस्ट ने कहा कि ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ना प्लांटी के फीचर्स पे आते हैं और ना ही एनिमेलिया के फीचर्स पे. तो इसको डिसॉल्व कर दिया गया. तो एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और उसका नाम था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कॉपलैंड सर ने. कॉपलैंड सर कहते हैं कि हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को. हमने 4 ऐसे क्लासिफिकेशन या फिर टेक्सॉन्स बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं. तो 1938 में कहा कि हम लोग 4 डिवीजन करते हैं. पहली थी, उन्होंने बोला कि भाई मोनरा है, देन प्रोटिस्टा, देन प्लांटी और देन एनिमेलिया. कि सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी धरती पे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाल दिया, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया. और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी भी एक ही साथ है, फंजाई भी एक साथ है, प्रोटोजोआ भी एक साथ है.
तो जब और साइंटिस्ट ने देखा कि फंजाई और प्रोटोजोआ और एल्गी को एक साथ रख दिया जबकि इनके फीचर्स मैच भी नहीं करते हैं, तो फिर इसको भी डिसॉल्व करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यार इसमें भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी के फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो एक टेक्सॉन या फिर एक क्लासिफिकेशन के अंडर, एक कैटेगरी के अंडर नहीं आ सकते एक साथ। तो इसको डिसॉल्व किया गया। तो फिर एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आई और उसका नाम क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बहुत फेमस है, जिससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम इसी को फॉलो करते हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ये दी थी R.H. वाइटेकर ने 1969 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। R.H. वाइटेकर ने 1969 में इन्होंने कैसे डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। और यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं हुई, क्योंकि सबको अपना जस्टिफाइबल ग्रुप मिल गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. वाइटेकर ने 1969 में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना है आपने। ये तो आपने जान लिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको मिला, R.H. वाइटेकर ने दिया। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात आई तो उन्होंने जस्टिफाई किया ये कि ये सही है, और वो जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला तो ये था कि उन्होंने कहा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं कि यूकैरियोट्स हैं, ये होता है सेल स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने बोला कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिजम्स का सेलुलर लेवल कैसा है, एक सेल के बने हुए हैं कि आप या फिर एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। फिर उनका न्यूट्रिशन भी चेक किया, ऑटोट्रॉफिक हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं या फिर नहीं। फिर न्यूट्रिशन के बाद चेक किया कि उनका वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फाइलोजेनी का मैंने आपको मतलब बताया था ना, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप। इनके पूर्वज कैसे हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को उठा के चेक नहीं किया, उसकी हिस्ट्री भी चेक की कि उसके पूर्वज यानी कि उसके जहां से वो ऑर्गेनिज्म आया है उसके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, वो कैसा है, सिमिलैरिटी है या फिर नहीं है। उसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिला। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो हमने बायोडाइवर्सिटी जाना, फूड वेब जाना, फिर हमने साइंटिफिक नेम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो, ट्रिटिकम एस्टाइवम यानी कि वीट यानी कि गेहूं, और फिर ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम आज जाना, दैट इज होमोसेपियंस। फिर हमने कैटेगरीज डिफाइन की क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई है KPC ऑफगस करके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जाना, 2 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। तो ये था हमारा पार्ट 1 क्लासिफिकेशन फॉर किंगडम्स के लिए। पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।